Hello, dear students. I hope and pray all well at your end. Okay, dears, let's do today the back exercises and question answers of chapter 9, झूठ का अलार्म, from your Hindi book सुनहरी धूप. Let's revise the शब्दार्थ first. Page number 80. पहला शब्द है मॉनिटर, मीन्स कक्षा को अनुशासित करने वाला छात्र. भीतर, अंदर, इनसाइड, पार्सल, डाक द्वारा कोई वस्तु आना. खींचकर, चिढ़कर, गेटिंग इरिटेटेड. विमूढ़, आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड. आगे हैं मुहावरे. डींग मारना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बोस्टिंग. कान भरना, चुगली करना, मेकिंग कंप्लेंट्स. आगे हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख, मीन्स फॉर डिक्टेशन. सो दिस यू कैन डू योरसेल्फ. आगे है पाठबोध. इसके अंतर्गत है प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न, संजू रोज रोज स्कूल जाने की बजाय क्या करना चाहता था? उत्तर, संजू रोज रोज स्कूल जाने की बजाय सालों की पढ़ाई एक ही दिन में कर लेना चाहता था. ख, दरवाजे पर संजू के कौन कौन से दोस्त आए थे? उत्तर, दरवाजे पर संजू के दोस्तों में से अनिल, पुष्पा और सुनील आए थे. ग, सभी विमूढ़ से क्यों खड़े थे? उत्तर, संजू के झूठ बोलने पर उसकी छाती पर बंधी घड़ी का अलार्म बजने लगता था और जैसे ही वह सच बोलता था घड़ी का अलार्म बंद हो जाता था. यह सब देख सुनकर सभी विमूढ़ खड़े थे. घ, मम्मी ने संजू के दोस्तों को घड़ी के बारे में क्यों बताया? उत्तर, मम्मी का मानना था कि संजू के दोस्तों को घड़ी के बारे में बताए बिना उसकी झूठ बोलने की आदत छूट नहीं सकती थी. इसलिए मम्मी ने संजू के दोस्तों को घड़ी के बारे में बताया. अगला प्रश्न, कहानी के अंत में अलार्म क्यों नहीं बजा? उत्तर, कहानी के अंत में अलार्म इसलिए नहीं बजा क्योंकि संजू सच्चे मन से कह रहा था कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा. तो इसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. तो पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए. क, संजू क्या डिंगे मारता था? तो इसका सही ऑप्शन है कि वह कक्षा का मॉनिटर है, तो इसके आगे आप टिक लगाएंगे. ख, पोस्टमैन क्या लाया था? पार्सल, तो इसके आगे टिक लगाएं. ग, संजू को क्या बुरी आदत थी? तो संजू को आदत थी झूठ बोलने की, इसके आगे आप टिक लगाएंगे. तो इसके बाद हैं लिखित प्रश्न. पहले लघु उत्तरीय प्रश्न. क, माँ ने घड़ी का क्या किया? उत्तर, माँ ने संजू के पिताजी के बताए अनुसार घड़ी को संजू की छाती पर उसके दिल के पास बांध दिया. ख, अलार्म कब बजता था? उत्तर, संजू जब भी किसी बात पर झूठ बोलता था तो घड़ी का अलार्म बजने लगता था. ग, अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा, तात्पर्य स्पष्ट कीजिए. उत्तर, संजू की माँ ने जब पिताजी द्वारा भेजी घड़ी उसकी छाती पर दिल के पास बांध दी तो अब संजू के झूठ बोलने पर घड़ी का अलार्म बजने लगता था और सच बोलने पर बंद हो जाता था. इसलिए परेशान होकर संजू कहता है कि अब तो बात बहुत सोच समझकर करनी पड़ेगी क्योंकि क्या जाने किस बात पर अलार्म बज उठे. घ, संजू खेलने क्यों नहीं गया था? उत्तर, संजू की मम्मी ने उसकी झूठ बोलने की आदत छुड़ाने के लिए पिताजी द्वारा भेजी घड़ी उसकी छाती पर बांध दी थी. अब संजू के झूठ बोलने पर घड़ी का अलार्म बजने लगता था और सच बोलते ही बंद हो जाता था. बात बात पर अलार्म बजने की इस मुसीबत के चक्कर में वह खेलने नहीं जा पाया था.
अगला प्रश्न है, संजू के दोस्तों ने घड़ी कहाँ होने का अनुमान लगाया? उत्तर, संजू की दोस्त पुष्पा को लगा कि अलार्म की आवाज़ संजू के मुंह से आ रही है, जबकि अनिल को लगा कि उसकी कुर्सी के नीचे से अलार्म की आवाज़ आ रही है। अगला प्रश्न, इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना, संजू ने यह कब और क्यों कहा? उत्तर, जब निर्मला की बात पर संजू के झूठ बोलने पर अलार्म बजने लगता है तो वह संजू की मम्मी से अचानक अलार्म बज उठने के विषय में पूछती है। तब संजू अपनी मम्मी को उन्हें घड़ी के विषय में कुछ भी बताने से रोकता है, क्योंकि घड़ी के विषय में जानने पर सबको उसकी झूठ बोलने की आदत का भी पता चल जाना था। इसलिए सबके सामने लज्जित होने से बचने के लिए उसने मम्मी को घड़ी के विषय में कुछ भी बताने से रोका। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, माँ ने पिता को पत्र में क्या लिखा था? उत्तर, माँ ने पिता को पत्र में संजू की झूठ बोलने की आदत के बारे में बताते हुए लिखा था कि या तो वे अमेरिका से वापिस आ जाएं या कोई ऐसा उपाय करें जिससे संजू की इस बुरी आदत में सुधार हो। ख, पिताजी ने संजू की झूठ बोलने की आदत सुधारने के लिए क्या भेजा था? वह कैसे काम करती थी? उत्तर, पिताजी ने संजू की झूठ बोलने की आदत सुधारने के लिए एक घड़ी भेजी थी, जिसे संजू की छाती पर दिल के पास बांधना था। ऐसा कर देने के बाद अब संजू जब भी झूठ बोलता था तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाने से दिल के पास बंधी घड़ी का अलार्म बजने लगता था। उसके सच बोलने पर ही अलार्म बंद होता था। अगला प्रश्न, मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को, संजू ने ऐसा कब और क्यों कहा? उत्तर, संजू की छाती पर घड़ी बांधने के बाद मम्मी उसे कहती हैं कि अब जब भी वह झूठ बोलेगा तो इस घड़ी का अलार्म बजने लगेगा। संजू कहता है कि वह तो कभी झूठ नहीं बोलता। उसके ऐसा कहते ही अलार्म बजने लगता है और तब तक बजता रहता है जब तक वह मान नहीं लेता कि वह झूठ बोलता है। इस बात से चिढ़कर वह उस घड़ी को उतार फेंकने की बात कहता है। उसने जान लिया था कि उसकी झूठ बोलने की आदत के कारण घड़ी का अलार्म अब कभी भी बजने से उसे सबके सामने लज्जित होना पड़ सकता था। घ, संजू को क्या मुसीबत थी? संजू ने अपने दोस्तों से झूठ क्यों कहा? उत्तर, पिताजी द्वारा भेजी घड़ी को अपनी छाती पर बांधने के बाद संजू मुसीबत में पड़ गया था। अब उसके झूठ बोलते ही घड़ी का अलार्म बजने लगता था। संजू ने अपनी यह मुसीबत वाली बात अपने दोस्तों से इसलिए छुपानी चाहिए क्योंकि इस विषय में पता चलने पर उसकी झूठ बोलने की आदत का भी सबको पता चल जाता और वह सबके सामने लज्जित होता। अंतिम प्रश्न है, निर्मला संजू के घर क्यों आई थी? अनिल ने निर्मला से क्या कहा? उत्तर, निर्मला को एक दिन पहले संजू ने धक्का दिया था, जिसके विषय में उसने अपने पिताजी को बताया था और अब अपने पिताजी के कहने पर वह उसे बुलाने आई थी। अलार्म वाली घड़ी के कारण संजू पहले ही बहुत परेशान था, इसलिए अनिल निर्मला से कहता है कि संजू गुस्से में है, वह इस समय उसे तंग ना करे। आगे है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट, अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है। इसका प्रयोग वर्ग के पंचम वर्ण जैसे ङ, ञ, अण, न और म के लिए
किया जाता है। बच्चों, इसे समझने के लिए आइए पहले स्पर्श व्यंजन दोहरा लें। क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। वर्ग का नाम, वर्ग मतलब होता है कैटेगरी, वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के आधार पर कवर्ग, जैसे क वर्ग से शुरू हुआ क ख ग घ ङ कवर्ग, तो इसी प्रकार कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग व पवर्ग होता है। क वर्ग का अंतिम अर्थात पंचम वर्ण ङ है। च वर्ग का पंचम वर्ण ञ, ट का ण, त का न तथा प का म है। तो अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग इन्हीं पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। इसके उच्चारण में श्वास वायु नाक से निकलती है, जैसे चंचल, गंगा, मंगल आदि। तो अब जैसे चंचल है, इसके ऊपर यहाँ इस शब्द में च के ऊपर बिंदी लगी है, तो इसका जो उच्चारण है, बिंदी का जो स्वर है वो कहाँ से आ रहा है? नासिका, और केवल नासिका से, केवल नाक से। जैसे आप बोलकर देखिए चंचल, मतलब च के बाद जो न वाली साउंड है उसके लिए आप मुंह बंद कर सकते हैं, केवल नाक से ये स्वर आता है चंचल। ऐसे गंगा, मंगल, तो ये जो बिंदु है ये वास्तव में पंचम वर्ण है, उनके स्थान पर हम बिंदी का प्रयोग करते हैं। आगे है अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। इसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से श्वास वायु निकलती है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है, जैसे मुंह, चांद, आंख आदि। तो अनुनासिक का जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे चांद लिखा है, तो चांद बोलते समय इसके लिए हमें मुंह और नासिका दोनों से जो श्वास वायु एक साथ निकलती है, तो दोनों का ही आवश्यकता है, ना केवल मुंह से और ना केवल नाक से, दोनों से एक साथ ही श्वास वायु निकलती है। तो इसके बाद है आगे एक पॉइंट उन्होंने दिया, ध्यान दें, मीन्स टू बी नोटिस्ड। शिरोरेखा, शिरोरेखा होती है जो हम शब्द के ऊपर लिखने के बाद ऊपर हम लाइन लगाते हैं हिंदी में। तो शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं के साथ टंकन की सुविधा के लिए, टंकन मीन्स प्रिंटिंग टाइम, सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु उसका उच्चारण चंद्र बिंदु की भांति ही किया जाता है। जैसे मैं, तो यहाँ पे देखिए आप, पहला जो मैं लिखा है उसमें मैं के ऊपर जो ए की मात्रा मतलब डबल मात्रा के साथ चंद्र बिंदु भी लगाया, तो इससे प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आती है और ऊपर से कन्फ्यूजन भी होता है, लिखते समय गलती से समझ नहीं आता कि यहाँ पे मात्रा 1 लगाई है 2 लगाई है, तो कुछ भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए ये रूल बना दिया गया है कि जब भी अनुनासिक का स्वर जो आता है किसी मात्रा के साथ, तो वहाँ पे केवल बिंदु का प्रयोग होगा, पर इसका उच्चारण अनुनासिक का ही होगा। जैसे मैं बोला तो मैं ही जा रहा है, पर बिंदी का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही सिंचाई, तो यहाँ पे भी चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया गया है। इसके आगे है उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर रिक्त स्थान पर उन्हें फिर से लिखिए। तो यहाँ पर मैंने ये सब शब्द कहाँ पे अनुस्वार मतलब बिंदी लगेगी और कहाँ पे अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगेगा, लगाकर मैंने फिर से ये शब्द लिखे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ। पहला है लेफ्ट साइड पर जो शब्द हैं, भिखमंगा, कहाँ, यहाँ, पूछूंगा, जानू, रुआंसा, फंस, आंटी, दाएं, देखूं, आवाज़ें। अब देखिए आवाज़ें में जो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मात्रा के साथ चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता, बिंदी लगाई जाती है, पर यहाँ पे जो इसका स्वर है, जो आवाज़ है, वो अनुनासिक की ही आ रही है। आगे है फूंक, राइट साइड पर शब्द जो हैं, फूंक, तुम्हें, बांधना, जहाँ, बताऊंगा, संजू, हंसते, मुंह, बाएं, सांस, तुरंत।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है, उचित बहुवचन शब्दों पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से आपने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। पहला शब्द है बालक, तो इसका सही बहुवचन है बालकों, तो दूसरी ऑप्शन सही है। सड़क सड़कें, पहला विकल्प सही है। मित्र मित्रों, दूसरा जो है ऑप्शन, उस पर आपने टिक लगाना है। हथेली हथेलियों, तो पहला ही सही है। साल सालों, इसमें दूसरे शब्द पर आप टिक लगाएंगे। खिलौना खिलौने, तो इसमें पहला बहुवचन ठीक है। घड़ी घड़ियाँ, इसमें भी पहला बहुवचन ठीक है। आगे तीसरा प्रश्न है, र के विभिन्न रूप। तो पहला पॉइंट है, र व्यंजन को स्वर सहित अर्थात र हलंत जमा अ इज इक्वल टू र, इस रूप में लिखा जाता है। जैसे भरत, रक्षा, रघु आदि। तो इसका क्या तात्पर्य है कि जो र, जिसको हम पूरा र बोलते हैं, उसमें अ जुड़ा होता है, अ स्वर जुड़ा होता है। तो इससे पहले आप फिर से दोहरा लें कि जो स्वर होते हैं ये स्वतः बोले जाते हैं, इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए। जैसे अ आ इ ई उ ऊ आदि जितने भी ये स्वर हैं ये अपने आप बोले जाते हैं, इनके उच्चारण में हमें व्यंजनों की या किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए। जैसे अ बोला अ, ई ऊ, कुछ कोई भी स्वर बोला तो ये दूर तक जितना मर्जी हम लंबा बोल लें, ऊ अंत तक ऊ ही सुनाई दे रहा है। पर इसके विपरीत जब हम व्यंजनों को बोलते हैं, का उच्चारण करते हैं, तो उनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता चाहिए। जैसे कोई भी व्यंजन लें, जैसे क, तो क बोलते समय क शुरू में थोड़ा सा सुना, आगे अ सुनाई दे रहा है क। ऐसी कोई अन्य कोई भी वर्ण फिर से ले लीजिए, कोई भी व्यंजन च प ट, कोई भी ट, तो अ फिर सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब है जो व्यंजन हैं बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते। और यदि किसी व्यंजन के साथ स्वर की कोई मात्रा लगी है तो उस मात्रा की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, इसमें कोई मात्रा नहीं तो अ की सपोर्ट से बोला जा रहा है क। यदि हम इसके साथ कोई मात्रा लगा दें, जैसे ई की लगा दें, की तो ई, तो की तो ई सुनाई दे रही है। हम ओ की लगा दें, को तो ओ सुन रहा है। तो इस प्रकार व्यंजन कभी भी स्वयं अपने आप नहीं बोले जा सकते, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। चाहे नहीं है कोई मात्रा तो अ सपोर्ट के लिए आता है, और यदि मात्रा लगी है तो वह जो जिस भी स्वर की मात्रा है उसकी सहायता से उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो जो र पूरा है इट मीन्स उसमें अ जुड़ा हुआ है, यदि कोई मात्रा नहीं लगी उसके साथ तो उसमें अ जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे भरत है तो भर, र में कोई मात्रा नहीं, तो इट मीन्स इसको हम यदि स्प्लिट करेंगे, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो र हलंत जमा अ करेंगे। पर यदि मान लो हम र के साथ कोई मात्रा लगा देते, र के साथ आ की लगा देते तो र हलंत जमा आ हो जाता। र के साथ ई की मात्रा लगा देते, बड़ी की मान लो, तो र हलंत जमा बड़ी लिख देते। तो ये है इसका तात्पर्य। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट है र अरहित। अरहित मीन्स अब र जो है ये हलंत वाला है, मीन्स इसका उच्चारण करते समय हम अ का प्रयोग नहीं कर रहे, ये आधा है, जिसको हम आधा र बोलते हैं, जिसे हम ऊपर लिखते हैं वर्ण के, किसी वर्ण के साथ उसके सिर पर लिखते हैं, जिसको रेफ बोलते हैं। उसका जो उच्चारण है उसके उच्चारण में अ की सहायता नहीं चाहिए, वो आधा है, मतलब वो प्योरली व्यंजन है, वो प्योरली र होता है, उसमें अ या किसी अन्य स्वर की जो सपोर्ट नहीं है। जैसे इसके विषय में हम जो लिखा है वो यहाँ से पढ़ते हैं। जब र अरहित हो, अरहित मतलब विदाउट अ, तो उसे आगे आने वाले वर्ण के ऊपर ये जो ब्रैकेट में लिखा, जैसे स्मॉल छोटी सी सी के रूप में लिखा जाता है, इसे रेफ बोलते हैं। अर्थात र जिस व्यंजन के साथ जुड़ता है उसकी शिरोरेखा के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। जैसे अलाम, कर्म, धर्म आदि। जैसे अलाम, अलाम में जो र है म के ऊपर लिखा गया है, ये रेफ है, ये आधा र है, और तभी हम इसको अलाम बोल रहे हैं, ना कि अलारम। रम बोलते तो इट मीन्स र पूरा था, र असहित था, पर ये र के बिना, ये र जो है अ के बिना है तो इसलिए ऊपर लिखा गया, तो इसको पढ़ा भी आधा गया, अलाम। ऐसे कर्म,
तो इसमें र जो है अगेन विदाउट अ है, ये र हलंत वाला है, बिना अ के है। तो इसे हम अगले लेटर जो है म के ऊपर के सिर पर लिख रहे हैं, तो इसको पढ़ भी याद आ रहे हैं। कर्म, कर्म नहीं पढ़ रहे, कर्म। ऐसी धर्म, धर्म नहीं धर्म आदि। तीसरा पॉइंट है र असहित। अब इस र में अगेन जो एक तो पूरा नजर आ रहा उसमें तो है ही, ये वाला भी जो र हम तीसरे पॉइंट में पढ़ रहे हैं ये भी असहित है, इसमें भी अ है। जब इसके विषय में पहले पढ़ते हैं, जब स्वर सहित र का योग किसी अरहित व्यंजन के साथ होता है तो वह उस वर्ण के नीचे इस रूप में लिखा जाता है, जैसे क्रम, भ्रम, प्रकाश आदि। तो इसका क्या तात्पर्य है कि जैसे अब क्रम, पहले उदाहरण हम देखते हैं। क्रम, इसमें ऐसे नजर आता है जैसे क पूरा है और र आधा है। नो, यहाँ पे एक्चुअली क आधा है और र पूरा है, मतलब क जो है बिना अ के है, बिना स्वर के है, और जो र है वो अ के साथ है, वो स्वर सहित है। जैसे बोलते समय भी आप ध्यान दें, क्र, हम जब क्र बोल रहे हैं तो क को आधा समय दे रहे हैं, र पर पूरा टाइम दे रहे हैं। क्र, तो र जब बोल रहे हैं तो उसके साथ अ सुन रहा है, क्र। तो इस प्रकार जो नीचे वाला र होता है इसको पदेन र बोलते हैं। तो ये वाला जो र है जो तिरछी रेखा के रूप में किसी वर्ण के नीचे लिखा जाता है पैर में, ये एक्चुअल में पूरा होता है, मतलब ये स्वर के साथ होता है, ये असहित होता है। और जिसके पैर में है वो अ के बिना होता है, वो वर्ण अ के बिना होता है। तो बोलते समय भी जैसे मैंने बताया क्रम, ऐसे भ्रम, तो भ जो है अ के बिना है, र अ के साथ है, भ्र, भ्रम, प्रकाश आदि। चौथा पॉइंट है, जब स्वर सहित र का योग ट वर्ग के स्वर रहित व्यंजनों के साथ होता है तो र को ये जो छोटी सी उल्टी वी है के रूप में लिखा जाता है, जैसे ट्रक, राष्ट्र, ड्रम आदि। तो इसका क्या तात्पर्य है ये भी हम समझते हैं। जैसे आप ट्रक उदाहरण देखिए, इसमें एक्चुअली क्या कहा है, सेम है, ये वाला जो चौथा पॉइंट है और तीसरे पॉइंट में कोई अंतर नहीं है। ये वाला र भी वही है, पदेन र, जो तीसरे में हमने पैर में डाल रहे थे, ये भी एक्चुअल में वही पैर वाला र है जो आधी तिरछी रेखा हम डाल रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, है ना। पर यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो ट वर्ग है, मतलब ट, ठ, ड, ढ, अण नहीं, अण को हम आधा लिख सकते हैं, पर ट, ठ, ड, ढ और ह, इन वर्णों को आधा नहीं हम लिख सकते। जैसे क को आधा लिख सकते हैं, ख को आधा लिख सकते हैं, च को आधा लिख, मतलब अन्य वर्णों को हम आधा शो कर लेते हैं। जैसे हमने मच्छर लिखना है तो म च आधा लिख सकते हैं, उसकी लेग को छोड़ दें तो च आधा लिख गया। मक्खन लिखना है तो क आधा लिख लिया। पर ये जो ट वर्ग है, इसको ट, ठ, ट को हम आधा नहीं लिख सकते, ठ को आधा नहीं लिख सकते, ड को आधा नहीं लिख सकते, ढ को आधा नहीं लिख सकते, ह को आधा नहीं लिख सकते। तो इन वर्णों को यदि हमने आधा शो करना है, इनका साउंड जो आधी आ रही है शब्द में, तो उसको शो करने के लिए हमें इनके नीचे हलंत लगाना पड़ता है। हलंत क्या है, एक छोटी सी तिरछी रेखा, आपने देखी होगी कई शब्दों में। जैसे छुट्टी लिखना है तो पहले वाला ट जो आधा है उसके नीचे हम छोटी सी तिरछी रेखा लगाते हैं, लेफ्ट टू राइट पैर में, ट के पैर में, तो उसको हलंत बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रक में भी ट जब हम बोल रहे हैं ट्र, तो इसमें ट आधा सुनाई, ट बिना अ के है और र जो है अ के साथ सुनाई दे रहा है, ट्र। तो इसका मतलब हमने पहले ट को आधा शो करने के लिए, मतलब बिना स्वर के शो करने के लिए उसके नीचे हमने हलंत डाला। हलंत मतलब छोटी सी तिरछी रेखा जो कि लेफ्ट टू राइट है। अब हमने र, वही पदेन र जो तीसरे पॉइंट में हम जो र डालते हैं पैर में, क वगैरह के नीचे हमने जो डाला, क्रम में डाला, वही र हम ट के साथ भी डाल रहे हैं। तो वो क्या हुआ, जब हमने उसके पैर में डाला तो वो इधर हलंत थी जो लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट जो हमने र डाला है, दोनों आपस में थोड़ा सा जुड़ जाते हैं, तो ये वी जैसा लगता है। तो एक्चुअल में ये नया वाला नहीं है र, ये वही पदेन र है और वही र असहित है। तो ट्रक, राष्ट्र, ड्रम आदि। तो फिर भी हम इसको चौथा पॉइंट में डाल देते हैं कि ये उल्टी वी, ठीक है। तो आगे है क, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखिए। तो यहाँ पे जो अभी हमने र के 4 रूप पढ़े, तो उनके प्रत्येक रूप पर आधारित 3-3 शब्द लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, आप ये वाले शब्द भी लिख सकते हैं, कोई अन्य भी लिख सकते हैं। जैसे र जो पूरा, जिसको आप र कहते हैं, मतलब र असहित है जो, तो उसके शब्द हैं रमेश, रस्सी, रबड़ आदि।
तो र जो रेफ है, मतलब जो ऊपर लिखा जाता है किसी वर्ण के, वो है कर्म, धर्म, दर्पण। र पदेन जो तिरछी रेखा के रूप में किसी वर्ण के पैर में लिखा जाता है, तो इसका कैसे पढ़ेंगे? क्रम, प्रश्न और प्रमाण। और चौथा है जो हम वी के रूप में लिखते हैं, ये सिर्फ ट वर्ग के साथ या ह के साथ कहीं लिखना है तो उसके साथ भी इसी प्रकार लिखा जाता है। ट्रक, ड्रामा और राष्ट्र। आगे है ख, वर्ण विच्छेद कीजिए, मतलब शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखना, जिसको स्प्लिट करके लिखना, मतलब हर लेटर को स्प्लिट करके लिखना। तो पहला शब्द है अलार्म, तो इसको कैसे करेंगे? जो सबसे पहले अ है, अ जो है स्वर है, तो स्वरों को स्प्लिट नहीं किया जाता, स्वर एज इट इज ही लिखे जाते हैं। अ है तो अ, आ है तो आ, ई है तो ई, मतलब जो भी ए है तो ए है तो ए, ओ है तो ओ, उनको कुछ स्प्लिट नहीं करना, उनको एज इट इज लिखना है। पर क्योंकि हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं उसमें हम व्यंजनों को स्वरों से अलग करके लिखते हैं, और जब भी व्यंजनों को स्वरों से अलग करते हैं तो उस व्यंजन के नीचे हम हलंत लगाते हैं, यह शो करने के लिए कि अब ये व्यंजन, ये वाला जो लेटर है प्योरली स्वर के बिना है, तो हलंत शो लगाने का ये तात्पर्य, इसलिए हलंत लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये अलार्म का क्या होगा वर्ण विच्छेद? अ जमा ल हलंत जमा आ। अब ल को जब हमने आ से अलग किया तो ल के नीचे हमने हलंत लगाया, फिर उसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? आ की मात्रा है तो आ लिख दिया। जमा, अब र ऊपर है मीन्स आधा है, तो हम जमा र उसको पहले लिखेंगे, वो बोला पहले जा रहा है ना लाम, तो र हलंत। अब इसके साथ कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आधा है, तो र हलंत लिखकर छोड़ देंगे। आगे म, तो म में कोई मात्रा नहीं है बट म में अ सुनाई दे रहा है क्योंकि हलंत नहीं है लास्ट में, तो म हलंत जमा अ। तो इसके बाद दूसरा शब्द है निर्मला। तो निर्मला में पहले नी को पकड़े, न हलंत जमा ई, छोटी है तो छोटी लगा दिया। अब र पहले बोला जा रहा है निर, तो र हलंत, आधा है तो र हलंत। उसके बाद म के लिए म हलंत जमा अ, कोई मात्रा नहीं तो जमा अ। अब ला, अंत में ला लेटर है तो जमा ल हलंत जमा आ। तो तीसरा शब्द है हर्ज। हर्ज में ह हलंत जमा अ, क्योंकि कोई मात्रा नहीं तो जमा अ। अब ऊपर र है तो उसको हलंत में लिखेंगे, र हलंत जमा ज में कोई मात्रा नहीं है तो ज हलंत जमा अ। चौथा शब्द है प्रेम। तो पहले प्रे को देखिए, प्रे के लिए पहले प्र, तो प जो है आधा है, प हलंत लिख दिया। अब प्र नहीं है, प्रे है, तो र हलंत जमा ए। यदि प्र होता तो र हलंत जमा अ होता। अब ए की मात्रा है तो र हलंत जमा ए, और आगे है म, तो जमा म हलंत जमा अ। अंतिम शब्द है राष्ट्र। तो रा, र हलंत जमा आ। अब श आधा है तो जमा श हलंत। आगे जमा ट्र, तो ट हलंत जमा र जमा अ। So that's all about it. Now next time we shall do the next chapter. Okay then, keep working hard. Goodbye. Take care.